सभी साहित्य प्रेमियों एवं विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य जानो समझो में स्वागत है। यह वो जगह है जहाँ शब्दों की मधुर तान, कविताओं की गहराई, कहानियों का जादू और विचारों की उड़ान एक साथ मिलती है। क्या आप जानते हैं कि कबीर के दोहे क्यों आज भी प्रासंगिक हैं, या फिर प्रेमचंद की कहानियों में छिपा है समाज का कैसा आईना? हिंदी साहित्य जानो समझो के इस सफ़र में हम साथ साथ खोजेंगे साहित्य के रहस्य, समझेंगे उसकी सुंदरता और जिएंगे उनकी भावनाएं। चाहे आप एक विद्यार्थी हो, साहित्य प्रेमी हो या फिर हिंदी के नए अन्वेषक, यह चैनल आपके लिए ही है, जिसमें आपको प्रसिद्ध रचनाकारों के जीवन और उनके विचार, कविताओं का भावपूर्ण विश्लेषण एवं साहित्यिक अंदाज में जीवन के सबक को सीखने का अवसर प्राप्त होगा। तो फिर देर किस बात की? सब्सक्राइब बटन दबाएं, घंटी को टैप करें और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनें। आइए हिंदी साहित्य की इस अनमोल विरासत को साथ साथ संजोएं और सराहें। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के एक महान साहित्यकार थे, जिन्हें छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। वे एक कवि, नाटककार, उपन्यासकार एवं कहानीकार थे। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दिया। उनकी काव्य रचनाएं दार्शनिकता, राष्ट्रीयता और आध्यात्मिकता से भरपूर हैं। उनकी भाषा परिष्कृत और संस्कृत निष्ठ होते हुए भी सहज एवं भावनात्मक थी। इनकी रचनाएं आज भी साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आज हम कक्षा 10 कोर्स ए की कविता आत्मकथन की सरल, सहज एवं सटीक व्याख्या समझेंगे, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की ही रचना है। आइए कविता को पढ़ते हैं और इसमें छुपे हुए भावों को स्पष्ट करते हैं। कविता इस प्रकार है। मधुर गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती। तो आइए भाव देखते हैं कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है। यह कविता जीवन की उन अनुभूतियों और विडंबनाओं को व्यक्त करती है जो व्यक्ति के भीतर गहरे छिपी रहती है। कवि अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं और दुखों को कहने में संकोच महसूस करता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद कोई उसकी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाएगा। कवि मधुर के गुनगुनाने को उस जीवन की कहानी कहने के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वहीं मुरझाकर गिरती हुई पत्तियां जीवन की क्षणभंगुरता और परिवर्तनशीलता को दर्शाती हैं। गंभीर और असीम आकाश में अनगिनत जीवन इतिहास समाये हुए हैं, जो समय के साथ विलीन हो जाते हैं। इस पूरे भाव में जीवन की नश्वरता और संघर्ष के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा दिखाई देती है। यह कविता प्रकृति के माध्यम से जीवन की नश्वरता और परिवर्तनशीलता को दर्शाती है। हम देखते हैं कि यहाँ मधु जीवन का प्रतीक है, जो अपनी मधुर ध्वनि के माध्यम से अपनी कथा कहता है। पत्तियों का मुरझाकर गिरना जीवन के क्षणिक और अस्थायी होने का प्रतीक है। आकाश की अनंत गहराइयों में असंख्य जीवन गाथाएं समाई हुई हैं। यह संसार अपने आप में अनेक इतिहास समेटे हुए है और अक्सर किसी की पीड़ा पर व्यंग करता है। कवि कहता है कि जब सारा संसार अपने संघर्षों के बावजूद आगे बढ़ रहा है, तो क्या हमें अपनी कठिनाइयों पर दुख प्रकट करना चाहिए? यह प्रेरित करता है कि हमें अपनी कमजोरियों को रोने के बजाय सहनशील बनना चाहिए। यह कविता जीवन की अस्थिरता और संघर्षों की स्वीकृति को दर्शाती है। यह हमें बताती है कि दुख संताप जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें अपनी दुर्बलताओं को रोने के बजाय धैर्य और सहनशीलता से आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति।
किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। भूले अपनी या प्रवचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। आइए व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त पंक्ति में कवि ने जीवन की विडंबनाओं और मानवीय संबंधों की गहराई को एक गहन भावनात्मक संवाद के रूप में व्यक्त किया है, जो सुनने और देखने के बीच के अंतर को रेखांकित करता है। यहाँ कवि कहता है कि सुनने से सुख मिलता है, लेकिन देखने पर पता चलता है कि यह एक खाली गागर, गागर मतलब घड़ा की तरह है। यह जीवन की सतही सुख सुविधाओं और उनकी वास्तविकता के बीच के अंतर को दर्शाता है। कवि चिंता व्यक्त करता है कि कहीं ऐसा न हो कि सुनने वाले ही उसके भावनात्मक रस को खाली कर दें। यह एक तरह की आशंका है कि संबंधों में एक तरफा प्रेम या समर्पण हो सकता है। कवि सुनने वाले से कहता है कि वे अपने आप को समझें और उसके भावनात्मक रस को लेकर अपने आप को भरें। यहाँ एक गहरी आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण की ओर इशारा किया गया है। कवि जीवन की विडंबना को व्यक्त करता है और सरलता पर हंसता भी है। यहाँ सरलता को एक तरह की मासूमियत के रूप में देखा गया है, जो कभी कभी जीवन की कठिनाइयों को नहीं समझ पाती। कवि सोचता है कि क्या वह अपनी भूलों को भूल जाए या दूसरों को उपदेश देकर उनकी गलतियों को दिखाए। यह एक आत्मविश्लेषण और दूसरों के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाता है। अंत में कवि पूछता है कि वह मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा कैसे गाए। यह जीवन के सुखद पलों और उनकी सुंदरता को व्यक्त करने की चुनौती को दर्शाता है। वह सरलता और जीवन की कठिनाइयों के बीच के संघर्ष को भी दर्शाता है। अंत में वह जीवन के सुखद पलों को व्यक्त करने की चुनौती को स्वीकार करता है। हम देखते हैं कि उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से कवि आत्ममंथन और जीवन के प्रति गहरी समझ को प्रस्तुत करता है। आइए देखते हैं काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि आगे क्या कहना चाहता है। अरे खिलखिलाकर हंसते हो होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निस्सुहाग मधुमाया में। सुहाग का अर्थ यहाँ पे सौभाग्य है। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। आइए व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त पंक्ति अधूरे सपनों, टूटी आशाओं और यादों के सहारे जीवन की मार्मिक अभिव्यक्ति है। इसमें कवि उन पलों को याद करता है जो सुख की आशा देखकर भी छलने वाले थे। कहने का तात्पर्य है कि जिन बातों पर तुम खुलकर हंसते हो वे अब केवल यादें बनकर रह गई हैं। यहाँ उन सुखद पलों की ओर इशारा है जो अतीत में खुशियाँ देते थे पर अब नहीं है। कवि पूछता है कि वह सुख कहाँ है जिसे पाने का सपना देखकर वह जागा था। यह जीवन की अधूरी इच्छाओं और निराशा को दर्शाता है। यहाँ प्रेम की एक झलक का वर्णन है। कोई व्यक्ति या भावना गले लगाने को आती है लेकिन मुस्कुराकर दूर चली जाती है। यह अधूरे प्रेम या असफल आकर्षण का प्रतीक है। कवि उन व्यक्ति के लाल गालों की मदहोश कर देने वाली सुंदरता को याद करता है जिसकी छाया में वह खो जाता था। यहाँ प्रेमिका या प्रिय के सौंदर्य का चित्रण है। उषा जो सुबह मतलब का प्रेम से भरा दिखाया गया है। मतलब सुबह कैसी है, प्रेम से भरी हुई है, जो अपने सुहाग मतलब सौभाग्य को मधुर माया में ढालती है। यह प्रकृति के माध्यम से प्रेम की उज्जवल शुरुआत का प्रतीक है जो अब नहीं है। अंत में कवि कहता है कि उसकी याद अब एक थके हुए पथिक के सफर का सहारा, पाथे माने सहारा, बन गई है। यह दर्शाता है कि टूटे सपनों की स्मृतियां भी जीवन के संघर्ष में मदद करती है। यह कविता
प्रेम, यादों और अधूरे सपनों की करुण कहानी है। कवि उन पलों को याद करता है जो सुख का एहसास देते थे, पर अब वे केवल यादें हैं। वह प्रश्न करता है कि जिस सुख का सपना देखा था वह कहाँ खो गया। प्रेम की झलक मिलते ही वो छिन जाती है, मानो कोई मुस्कुराकर दूर भाग गया हो। प्रिय के सौंदर्य और सुबह की मधुर शुरुआत की यादें अब उसके जीवन के थके हुए सफर में साथ देती हैं। कवि बताता है कि टूटे सपनों की स्मृतियां भी हमें जीवन पथ पर चलने की शक्ति देती हैं, भले ही वे दर्द देती हैं। यह कविता मन के गहरे भावों और जीवन की क्षण भंगुरता को छूती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो हम देखते हैं उपरोक्त पंक्ति में एकांत और आत्मचिंतन की भावनाओं को व्यक्त किया गया है। कवि कहता है कि उसके जीवन कथा को जानने की कोशिश करना ऐसा है जैसे किसी पुरानी कंथा मतलब रजाई की सिलाई उधेड़कर उसके टुकड़ों को देखना। वो पूछता है कि उसके छोटे से जीवन की बड़ी कथाएं वह कैसे सुनाए। शायद उसके लिए बेहतर यही है कि वह चुप रहे और दूसरों की कहानियां सुने। वह संदेह करता है कि उसकी साधारण सी आत्मकथा सुनकर कोई उसकी मदद भी कर पाएगा या नहीं। अंत में वह कहता है कि अभी समय नहीं है, क्योंकि उसकी मन की पीड़ा चुपचाप सोई हुई है और वो उसे जगाना नहीं चाहता। कविता में आत्मविश्लेषण और दूसरों के सामने अपने दुख बांटने की अनिच्छा है। कंथा का प्रतीक जीवन के अनुभवों और घावों को दर्शाता है, जिन्हें छूने या उधेड़ने पर पुरानी यादें और पीड़ा ताज़ा हो सकती हैं। कवि अपने जीवन को छोटा और साधारण मानता है, इसलिए उसे लगता है कि उसकी कहानी में कोई रोचकता नहीं है। वह दूसरों की सुनने को प्राथमिकता देता है, क्योंकि उसे अपनी व्यथा बताने से कोई लाभ नजर नहीं आता। अंतिम पंक्तियां थकान और मौन के प्रति गहरी समझ दिखाती हैं। कभी कभी दुख को सुला देना ही बेहतर होता है।